हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए कंप्यूटर क्लास। तो दोस्तों, यदि आप जूनियर असिस्टेंट वीपीओ मंडी परिषद या अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो वीपीओ जो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू हो, जैसे एजीटीए भी इसी में शामिल हो जाता है ना, जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है स्पेशल, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आप सब देख रहे हैं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। अभी तो जूनियर असिस्टेंट के लिए थोड़ा टाइम है पेपर में, तो अभी से ऐसे क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अच्छे लेवल का, तो अभी उनका बहुत ज़्यादा तैयार हो जाएगा। क्योंकि आप सब देख रहे हैं कि आजकल के पेपर कैसे आ रहे हैं ना, तो आयोग अपना जो स्तर है बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लिया है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आपको और एक सूचना बता दें कि इसमें टोटल जो क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन ऐड है। ठीक है, और पहले के जो 10 क्वेश्चन हैं वो कंप्यूटर के लैंग्वेज बेस पर आधारित है, ईमेल है, और जो फर्स्ट जनरेशन आप कह सकते हैं जनरेशन के कंप्यूटर के लिए है। ठीक है, जो जनरेशन था, पीढ़ी जिसे बोलते हैं, उस टॉपिक से कवर किया गया क्वेश्चन। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, तो आप सब वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए पहला 10 क्वेश्चन बहुत आसान रहेगा, है ना। आसान मतलब विदाउट स्टेटमेंट। कह रहे कि MIM, आप सब पूरा नाम याद कर लीजिए, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस, है ना, इसका पूरा नाम होता है। का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों आपको बता दें, इसका उपयोग किया जाता है जैसे आप जब ईमेल भेजते हैं ना, तो उसके साथ जैसे अगर आपको वीडियो अटैच करना है ना, ऑडियो वीडियो फ़ोटो, अगर ये सब भी अटैच करके एक साथ भेजना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? माइम का प्रयोग करेंगे। तो ईमेल अटैचमेंट को सपोर्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, तो देख सकते हैं थोड़ा एक्सप्लेन भी है यहाँ पर। माइम एक इंटरनेट स्टैंडर्ड है जो ईमेल को टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो और अन्य अटैचमेंट्स के रूप में भेजने की अनुमति देता है। बिना माइम के ईमेल केवल प्लेन टेक्स्ट में भेजे जा सकते हैं। मतलब आप ऐसे कर सकते हैं, अभी आपको बताए हैं कि माइम के माध्यम से आप वीडियो, ऑडियो जो भी है सब अटैच करके भेज सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कह रहा कि SMTP फुल फॉर्म आपको आना चाहिए, है ना। तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कह रहा कि किस पोर्ट पर डिफ़ॉल्ट रूप से काम करता है? तो सिंपल से आपसे ऐसे पूछ लेगा कि SMTP का पोर्ट नंबर क्या है? तो कितना इसका पोर्ट नंबर? 25। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। तो SMTP मतलब एक ये जो SMTP यूज होता है ना, ईमेल को भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और एक होता है POP, एक होता है IMAP, है ना। इन दोनों का प्रयोग ईमेल को रिसीव करने के लिए किया जाता है। तो SMTP का पोर्ट नंबर कितना होता है? 25 होता है। ठीक है, सुरक्षित कनेक्शन के लिए 587 या 465 पोर्ट का भी उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, देखिए वही आ गया जो आप सबको बताए हैं। कर की POP3 मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, इसका पूरा नाम। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल में अंतर क्या है? देखिए अंतर क्या है, जो IMAP होता है ना, ये ईमेल को सर्वर पर ही रख कर काम कर देता है। ठीक है, जबकि POP3 ये ऐसा नहीं करता है। तो ऑप्शन पहला ही आप इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि IMAP सर्वर पर ईमेल सेव कर लेता है ना, जबकि ये जो POP3 वर्जन होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 होता है ना, ये डाउनलोड करता है। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए फुल फॉर्म भी दिया है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 मतलब क्या? वर्जन 3 है। ठीक है, ईमेल को डाउनलोड करने के बाद सर्वर से हटा देता है, जबकि IMAP मतलब इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल ईमेल को सर्वर पर बनाए रखता है, जिससे उसे कई डिवाइसेस से एक्सेस किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फिशिंग से है। कह रहा है फिशिंग क्या है? तो फिशिंग क्या चीज़ होता है? अवैध रूप से डेटा को चुराने की एक तकनीकी है, एक मेथड है, जिसे कंप्यूटर की भाषा में क्या बोलते हैं? फिशिंग बोलते हैं, है ना। जैसे
मछली को तालाब से जैसे फंसाया जाता है ना चुपके से चारा दे देकर, वैसे ही साइबर जो चोरी करते हैं ना वैसे ही करते हैं चोरी के माध्यम से चुपके से। करके फिशिंग एक साइबर अपराध तकनीकी है ना, जिसमें नकली ईमेल, वेबसाइट या मैसेज के जरिए लोगों से संवेदनशील जानकारी चुरा लेते हैं। जैसे संवेदनशील मतलब जैसे बैंक का डिटेल हो गया ना, पासवर्ड हो गया, एटीएम कार्ड नंबर हो गया ना, ये सब भी अगर आप सबसे कोई पूछे तो मत बताइएगा। कह रहा कि SPF इसका पूरा नाम क्या होगा, सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क, किस लिए उपयोग किया जाता है। देखिए क्वेश्चन आपके लिए नया हो सकता है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका प्रयोग क्या करने के लिए किया जाता है कि ईमेल स्पूफिंग को रोकने के लिए। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसका आप सब पूरा नाम याद कर लीजिए, SPF। दोस्तों आपको बता दें, यूट्यूब के मतलब होम पेज पर आप जाएंगे चैनल के, तो वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, है ना। तो आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ PDF क्यूज भी आप सबको मिलता है ना, एक माहौल मिलता है, तो वहाँ से भी तैयारी बेहतर हो सकती है आप सबकी, है ना। तो कॉन्फिडेंस आपको आएगा इस चैनल से यदि आप जुड़े हैं, है ना। थोड़ा टाइम लग सकता है बट कॉन्फिडेंस ज़रूर आएगा, क्योंकि अब आसान क्वेश्चन का ज़माना नहीं रहा, है ना। तो जो यह सुनिश्चित करती है कि कोई अनाधिकृत सर्वर किसी डोमेन की ओर से ईमेल ना भेज देना। तो ये क्या करता है, सिक्योरिटी का काम करता है ना, प्रमाणीकरण की तकनीकी है। देखिए भाषा से है, 2-4 क्वेश्चन होगा। कर कि जावा में JIT कंपाइलर क्या करता है। तो कंपाइलर क्या होता है, भाषा को बदलता है ना। तो ये क्या करता है, कोड को पहले बाइट कोड में बदल देता है, ठीक है, और फिर उसे को किस में बदल देता है, मशीन कोड में। तो मशीन कोड क्या होता है, 0 होता है, और क्या होता है, 1 होता है, जिसको बाइनरी कोड भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जावा में JIT का मतलब जस्ट इन टाइम कंपाइलर बाइट कोड को रन टाइम पर मशीन कोड में बदलता है, जिससे कोड तेजी से एग्जीक्यूट होता है। क्वेश्चन नंबर 7, पाइथन में गार्बेज कलेक्शन का क्या अर्थ है ना। तो इसका मतलब होता है कि जो अनावश्यक जो मेमोरी की अनावश्यक मेमोरी को ऑटोमेटिकली फ्री करना, है ना। तो अपने आप मेमोरी क्या हो जाएगा, फ्री, और जब मेमोरी फ्री हो जाएगा तो कंप्यूटर स्मूथली अच्छे से चलेगा, है ना। तो पाइथन में गार्बेज कलेक्शन जिसे बोलते हैं GC एक मेमोरी मैनेजमेंट तकनीकी है जो अनयूज्ड ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली हटा देती है, जिससे मेमोरी लीकेज ना हो, है ना। तो आपकी सुरक्षा के लिए ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा कि C++ में वर्चुअल फंक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका जो मेन पर्पज होता है ना कि रन टाइम पॉलीमराइज्म को लागू करना, है ना। बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। देखिए C++ में वर्चुअल फंक्शन का उपयोग रन टाइम पॉलीमार्फिज्म जो होता है डायनेमिक मेथड ओवरहेडिंग को लागू करने के लिए किया जाता है, जिससे डाइवर्स क्लास अपने तरीके से फंक्शन को ओवर राइड कर सके। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कह रहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेसिंग कब होता है। तो थ्रेसिंग कब होता है, जब रैम फुल हो जाती है, जब अधिक पेज फॉल्ट होते हैं ना। तो यही इसका आंसर बन जाएगा, जब पेज अधिक रूप से फॉल्ट होगा ना तो उसी को क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं। ऑप्शन क्या बन जाएगा, B। देखिए जब पेज अधिक रूप से फॉल्ट हो तो थ्रेसिंग होता है। थ्रेसिंग एक कंडीशन होती है, स्थिति होती है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम बार बार पेज फॉल्ट के कारण अधिक समय पेजिंग करने में बर्बाद करता है ना, जिससे सिस्टम धीमा हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप IMP कर सकते हैं, है ना। तो AGTA और जूनियर असिस्टेंट VPO और मंडी परिषद के लिए बहुत बेहतर क्लासेस है ना। अभी तो जूनियर असिस्टेंट और AGTM टाइम है, तो आप सब क्या कीजिए, अभी से ऐसा वीडियो देखिए, है ना। हार्ड क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए, आसान क्वेश्चन ना लगाइए, क्योंकि अब वो माहौल नहीं रह गया। और जो आसान क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है ना, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता। तो आप जानते हैं पहले जनरेशन में क्या यूज होता था, ट्रांजिस्टर यूज होता था ना, जिससे
जो कंप्यूटर हो, सॉरी सॉरी सॉरी, ट्रांजिस्टर तो दूसरे जनरेशन में यूज होता, वैक्यूम ट्यूब यूज होता था ना, और दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी चिप आ गया था ना। तो जिसके माध्यम से कंप्यूटर क्या हो गए थे, बहुत बड़े बड़े हो गए थे। पहली जनरेशन 1940 से 56 तक माना जाता है, जिसमें वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे जो कंप्यूटर बनाए गए थे ना, और बहुत बड़े भी थे और धीमे उनके भी स्पीड था और विद्युत भी ज़्यादा लेते थे, है ना। एक रूम के बराबर बराबर कंप्यूटर बनाए थे। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, अब जो भी क्वेश्चन आएगा ना अच्छे लेवल, मेंस लेवल का क्वेश्चन है सब, ठीक है। कह रहा कि फायरवॉल है ना का मुख्य कार्य नेटवर्क को अनधिकृत एक्सेस से बचाना, बिल्कुल बात सही है। फायरवॉल क्या होता है ना, जैसे आप सब जब मोबाइल में या कंप्यूटर में कोई चीज़ लोड करते हैं ना, तो नेटवर्क के साथ बहुत सारा मतलब अनचाहा चीज़ें आपके मोबाइल में ना आ जाए, है ना, जैसे वायरस ना आ जाए, तो इसको फायरवॉल क्या कर देता है ना, फिल्टर कर देता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फायरवॉल। और कह रहा है वीपीएन मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इंटरनेट पर इनक्रिप्टेड डेटा ट्रांसमिशन को सक्षम बनाता है, बिल्कुल बात सही है। जब आप वीपीएन क्या करता है, डाटा को इंटरनेट पर डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है ना, जिससे कोई आसानी से एक्सेस नहीं कर सकता है ना। DDoS डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमले में सर्वर को ओवरलोड कर देता है ताकि वह वैध यूजर्स को सेवा ना दे सके, बिल्कुल बात सही है। इसमें क्या होता है देखिए, DDoS में एकदम बौछार कर देता है किसी सर्वर पर ना, तो सर्वर क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है, और जब धीमा हो जाता है उसी पर अटैकर जो अटैक करने वाले होते हैं वो क्या कर अटैक कर देते हैं, हैक कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए तीनों बात एकदम सही लिखा हुआ ना, तो वाल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो वाल करेक्ट कहाँ पर है, ऑप्शन डी में, ठीक है। तो जो लिखा है ऑप्शन वही यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया गया है, देख लेते हैं एक क्वेश्चन। करके DDoS मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, हमला सर्वर को अत्यधिक ट्रैफिक भेजकर ठप कर देता है, ठप मतलब जाम कर देता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, कर कि AES मतलब एडवांस्ड इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड एक सुरक्षित इनक्रिप्शन एल्गोरिथम है। देखिए यहाँ नाम में ही इनक्रिप्शन शब्द लिखा है ना, तो जाहिर सी बात है इनक्रिप्ट तो रहेगा ही। कह रहे कि मेलवेयर एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है। देखिए मेलवेयर हार्डवेयर नहीं होता है, सॉफ्टवेयर होता है ना। कह रहे कि ट्रोजन हार्स एक ऐसा मेलवेयर है जो वैध सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है लेकिन हानिकारक होता है, बिल्कुल बात सही है। ये आपको ट्रोजन हॉर्स क्या क्या देता है, लॉलीपॉप आपको देता है ना। लॉलीपॉप का मतलब आप ऐसे समझिए, ये एकदम सेम टू सेम, मतलब ये ऐसा आपको लगेगा ना एकदम ओरिजिनल है, ये हमारे काम लायक है। लेकिन जब आप अब उस पर ओके करेंगे, उसको एक्सेस करेंगे, तो आपके कंप्यूटर में आपके मोबाइल में घुस जाएगा और जितनी भी फाइल होगा सबको ख़राब कर देगा, है ना। तो ये तो एकदम हूबहू सेम लगेगा, तो बात तो सही है। तो दूसरा गलत और पहला सही, तो 1 और 3, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। आगे क्या है देखिए, सब वही लिखा हुआ है ना, आप सब PDF है टेलीग्राम से लोड करके एक बार वहाँ से रिवाइज कर लीजिए। देखिए एक बार जब क्लास देखेंगे और PDF देखेंगे ना, तो जो क्लास में बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, जो आप PDF को जब रीड करेंगे ना, तो आपके दिमाग में क्लास भी आएगा, ठीक है। आप कभी इमेजिन कीजिए, आपको जल्दी याद होता है जब क्लास देखने के बाद पढ़ते हैं। कारण कि पेजिंग मेमोरी मैनेजमेंट तकनीक है, बिल्कुल बात सही है। जो रैम में डेटा को छोटे छोटे ब्लॉक्स जिसे बोलते पेज में विभाजित कर देता है, एकदम बात सही है। कहा कि स्वैपिंग प्रोसेस को रैम से निकाल कर हार्ड डिस्क में ले जाने की प्रक्रिया, बिल्कुल बात सही। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्वैपिंग है। देखिए जब डेटा को रैम से निकाल करके सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है ना, जब इसमें आप ले जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्वैपिंग बोलते हैं। तो दोनों अभी सही है। तीसरा क्या है स्टेटमेंट, करा कि थ्रेसिंग तब होता है जब CPU का अधिक समय पेज स्वैपिंग में बर्बाद हो जाता है, ये भी बात सही है। तो यहाँ भी सब सही है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी। तो दोस्तों आप सब वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि देखते हैं जो भी आप सब देखते हैं 40-50-100 लोग है ना, जो भी हैं, तो उसके हिसाब से लाइक नहीं रहता है ना। तो कम लोग देखते हैं वो हमें कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल ज़रूर लोग जुड़ेंगे हमसे, है ना, अपने परिवार से जुड़ेंगे। लेकिन आप सब जो देख रहे हैं, आप सब वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, उससे क्या होता है ना, मनोबल बढ़ता है और
ठीक है। जब लाइक नहीं रहता ना तो अंदर से फिर इच्छा नहीं होती उतना, ठीक है। तो जो भी लोग देखते हैं 10, 5, 2, 4 लोग, जो भी स्टूडेंट हैं आप सब, है ना, जो समझ रहे हैं कि हमारे लिए चैनल बहुत अच्छा है, कंटेंट बहुत अच्छा प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो बहुत आप सबको धन्यवाद, ठीक है। देखिए पेजिंग क्या होता है, रैम को छोटे छोटे पेज में बांटने की तकनीकी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेजिंग है, पूछा जाता है पेजिंग क्या है। और स्वैपिंग क्या होता है, स्वैपिंग में कम उपयोग होने वाली प्रोसेस को डिस्क में भेजकर रैम की जगह बनाई जाती है ना। मतलब रैम से कोई चीज़ है डाटा को, उसको सेकेंडरी मेमोरी में भेज दीजिए, रैम क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, स्वैपिंग, है ना, पूछा जाता है। और थ्रेसिंग तब होता है जब सीपीयू का अधिकतर समय पेजिंग और स्वैपिंग में बर्बाद हो जाता है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं। देखिए तीनों एक ही जगह मिल गया। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा कि कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का महत्वपूर्ण भाग, बिल्कुल बात सही। कर्नल को ना ऑपरेटिंग सिस्टम का हेड भी बोलते हैं, इतना इम्पोर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कर्नल। कह रहा कि डेडलॉक तब होता है जब एक से अधिक प्रोसेस संसाधनों के लिए आपस में ब्लॉक हो जाते हैं, बिल्कुल बात सही है। डेडलॉक प्रोसेस कब होते हैं, आपसे पूछा है, डेडलॉक प्रोसेस जब सिस्टम चलते चलते रुक जाता है ना, तो उसको डेडलॉक बोलते हैं। कह रहा कि कंटेंट स्विचिंग तब होता है जब सीपीयू एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में स्विच करता है, ये भी बात सही है। तो यहाँ भी सब सही है, तो ऑल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है, ऑल करेक्ट। देखिए कर्नल ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य घटक है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कम्युनिकेशन करता है। डेडलॉक तब होता है जब एक से अधिक प्रोसेस संसाधनों के इंतजार में आपस में ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। और कंटेंट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग सीपीयू द्वारा एक प्रोसेस को छोड़कर दूसरी प्रोसेस को स्विच करने की प्रक्रिया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, कह रहा कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे, बिल्कुल बात सही है। जो बड़े बड़े ट्यूब लगे होते थे ना, जिसके माध्यम से एनर्जी भी ज़्यादा लगती थी और कंप्यूटर का साइज भी बहुत बड़ा होता था ना, और स्पीड इसका कम होता था। कह रहा कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर पर आधारित है, ये भी बात सही है। और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित है, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट पर। देखिए यहाँ भी सब सही है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी। तो आप सबको आ ही रहा होगा ना। देखिए क्वेश्चन तो सबको आता है ना, लगभग दिमाग से निकाल लेंगे। खाली 2-4 क्वेश्चन वही है जो अच्छे लेवल का रहते हैं, आपको उसी को तलाश करना चाहिए, आसान तो सब करके आएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि मशीन लर्निंग में सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग दो प्रमुख प्रकार होते हैं। देखिए मेन तो दो ही होता है, एक होता है सुपरवाइज, एक होता है अनसुपरवाइज ना। लेकिन इसमें और एक होता है रेनफोर्समेंट भी होता है ना, एक दोनों का मिक्सचर भी होता है ना। तो मेन क्या होता है, सुपरवाइज लर्निंग, एक होता है अनसुपरवाइज लर्निंग, बिल्कुल बात सही है ना। और न्यूरल नेटवर्क्स का उपयोग डीप लर्निंग में किया जाता है, ये भी बात सही, बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण कि एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल रोबोटिक्स में यूज होता है। देखिए जहाँ ऐसा शब्द आ जाए ना वो गलत रहते हैं। आप सब जानते हैं एआई का क्षेत्र देखिए कितना बड़ा है, आप सब पढ़ाई में करते हैं, है ना, गेमिंग में किया जाता है। आजकल जो एआई का दुनिया बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गया है। तो तीसरा गलत है और पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, सही। तो ऑप्शन क्या बन गया, ए। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि एआई कहाँ कहाँ यूज होता है। देखिए एआई का जो दुनिया ना सीमित नहीं है, बहुत बड़ी दुनिया एआई का, अभी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हावी हो जाएगा। इसका प्रयोग गेमिंग, हेल्थ केयर, ऑटोमेशन और भी जगह किया जाता है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि ARP मतलब एड्रेस रिजोल्यूशन और प्रोटोकॉल का उपयोग आईपी पते को मैक पते में बदलने के लिए किया, बिल्कुल बात से बहुत इंपॉर्टेंट है। आईपी पता मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, और अब मैक प्रोसेस है ना, मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। तो दूसरा क्या, डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम का उपयोग आईपी का पूरा नाम अभी हम बताए हैं, पते को वेबसाइट नामों में बदलने के लिए किया जाता है, ये भी बात सही है।
DHCP बहुत इंपॉर्टेंट है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। नेटवर्क डिवाइसेस को ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल बात सही है, इसमें अपने आप चेंज हो जाता है। तो यहाँ भी तीनों करेक्ट है, तो यहाँ भी ऑल करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो देख लेते हैं कहाँ पर है, ऑप्शन डी में। ठीक, तो पूरा नाम देखिए यहाँ 3 है, तीनों का पूरा नाम आपको आना चाहिए, क्योंकि अभी जो जनवरी में पेपर हुआ था ना, उसमें किसका पूरा नाम पूछा था, DNS का पूरा नाम पूछा था। ठीक है, तो आसान भी क्वेश्चन आते हैं, हार्ड भी आते हैं, तो दोनों को बरकरार रखना है। देखिए, फिशिंग साइबर अपराधियों द्वारा उपयोगकर्ता को धोखा देकर संवेदनशील जानकारी चुराने की प्रक्रिया है। अभी आपको बताया था ना, फिशिंग मछली की तरह लालच इसमें दिया जाता है कि आओ आप सब फंस जाओ। दूसरा क्या है, रैनसमवेयर एक प्रकार का मैलवेयर है जो उपयोगकर्ता की फाइलों को इनक्रिप्ट कर देता है और फिर फिरौती मांगता है, बिल्कुल बात सही। रैनसम का मतलब होता है फिरौती मांगना, रंगदारी मांगना ना। तो क्या होता है इसमें ना, आपका जो डाटा होगा पहले चुरा लेगा, उसके बाद आपसे रंगदारी मांगेगा कि आप इतना पैसा दीजिए, तब आपको कंप्यूटर फाइल आपका सही सलामत भेज देंगे, है ना। तो बात तो सही है। कह रहा कि मैन इन द मिडिल अटैक, मैन इन द मिडिल मतलब जैसे इसमें क्या होता है, जैसे दो व्यक्ति हैं और दो व्यक्ति आपस में डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना। अब अटैकर क्या होगा, इन दोनों के बीच में आएगा, डाटा को क्या कर लेगा, मतलब छीन लेगा। तो यही मैन इन द मिडल अटैक, एक प्रकार का हमला जिसमें एक हैकर दो पार्टियों के बीच संचार को इंटरप्ट कर देता है। तो यहाँ भी देखिए सब सही है, तो पहला, दूसरा और तीसरा भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ भी ऑल करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। और देखिए, मैन इन द मिडल अटैक जिसको बोलते हैं MITM में हैकर दो सिस्टमों के बीच कम्युनिकेशन इंटरप्ट कर देता है ना। और क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, कह रहा है कि सेमाफोर एक सिंक्रोनाइजेशन तकनीक है जो प्रोसेस को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है, बिल्कुल बात सही है। कह रहा कि डेडलॉक प्रिवेंशन के लिए बैंकस एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है। यदि आप ध्यान से पढ़े होंगे ना, तो ये लाइन ऊपर मिला था, डेडलॉक जब आपको बताए थे, है ना। तो दूसरा भी सही है। और तीसरा क्या कह रहा है कि रेस कंडीशन तब होती है जब दो प्रोसेस समान संसाधनों को एक साथ एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, ये भी बात सही है। तो यहाँ भी देखिए सब सही है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ भी डी। ठीक है, तो सब दिया है, आप सब PDF से एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा, है ना। कह रहा है कि वन न्यूमैन आर्किटेक्चर में प्रोग्राम और डेटा दोनों एक ही मेमोरी में स्टोर होते हैं। देखिए, इस सिस्टम में दोनों एक ही मेमोरी में स्टोर होता है, बात एकदम सही है, याद कर लीजिए। वन न्यूमैन आर्किटेक्चर में प्रोग्राम और डेटा दोनों एक ही मेमोरी में यूज होता है। देखिए, RISC और CISC दोनों का पूरा नाम आपको याद होना चाहिए, है ना। RISC मतलब रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर में कम संख्या में निर्देश का उपयोग किया जाता है, लेकिन वे तेज़ी से निष्पादित होता है, बिल्कुल बात सही है। देखिए, संख्या में डेटा तो कम होगा, लेकिन वह स्पीड से निष्पादित होगा, ठीक। और CIS में तो कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, कम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, है ना, में अधिक जटिल निर्देश होते हैं, जिससे कार्य को कम निर्देशों में पूरा किया जा सकता है, ये भी बात सही है। तो जटिल होगा तो होगा ही कम समय। तो क्या होगा, पहला और दूसरा दोनों सही है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए। ठीक, सॉरी, इसमें 3 स्टेटमेंट था ना, तो पहला भी सही था, यहाँ भी सब सही होगा, ऑल करेक्ट होगा, तो पहला भी सही था ना, तो ऑप्शन डी बन जाएगा। हम सोचे 2 ही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इसे आप सब तो अब कर लेंगे, है ना। कह रहा है कि सुपरवाइज लर्निंग में डेटा लेबल होता है, बिल्कुल बात सही है, और मशीन को सही आउटपुट सिखाता है, ये भी बात सही है। अच्छा, मशीन लर्निंग में क्या होता है, डेटा जितना ज़्यादा होगा या डेटा जितना अच्छा होगा, मशीन उतना ही अच्छा सीखेगा, है ना। और सुपरवाइज में कौन सा डाटा यूज होता है, लेबल डाटा, और अनसुपरवाइज में इसी का उल्टा होता है, इसमें अनलेबल डाटा यूज होता है। मशीन खुद से पैटर्न को पहचानती है, सीखती है। तीसरा क्या है, रैनसमवेयर, है ना। लर्निंग में एजेंट अपने अनुभव से सीखता है और रिवार्ड सिस्टम पर आधारित होता है। रिवार्ड मतलब पुरस्कार, है ना, जैसे सही गलत के लिए उसको रिवार्ड मिलेगा, है ना। तो तीनों यहाँ भी सही है, पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तो सब सही हो जाएगा।
ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 22, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। कर्व की नॉर्मलाइजेशन का उपयोग डेटाबेस में डेटा की रीअंडरेंसी को कम करने के लिए किया जाता है। बात तो सही है। और कर्व की एसिड का पूरा नाम कर्व की एसिड प्रॉपर्टी है ना, आटोमिसिटी, कॉन्सेंटी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी डेटा बेस ट्रांजैक्शन की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करती है ना, तो दूसरा भी आपका सही है। तीसरा क्या है, नॉर्मलाइजेशन में डेटा को कई लेवल में विभाजित करके स्टोरेज को ऑटोमाइज किया जाता है, भी बात सही है। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए तीनों सही है ना। और अच्छा तीसरा क्या है, डी नॉर्मलाइजेशन उसी का उल्टा है, में डेटा को कई टेबल में विभाजित करके स्टोरेज को ऑप्टिमाइज किया जाता है ना, तो आप सबको बता दिए, ये भी बात सही है। सॉरी। अच्छा देखिए ये भी सही है, दूसरा भी सही है, बट यहाँ कंडीशन थोड़ा लग गया ना। इसमें देखिए क्या कह रहा है, ये भी सही होता है, लेकिन ध्यान देखिए कितना बारीकी से क्वेश्चन पूछा गया। करके डेटाबेस ट्रांजैक्शन की विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है, तो डेटाबेस ट्रांजेक्शन नहीं होता, मतलब होता है, लेकिन केवल अगर डेटाबेस ट्रांजेक्शन की बात करें ना, ये सभी के लिए होता है। केवल डेटाबेस ट्रांजेक्शन की विश्वसनीयता को सुनिश्चित नहीं करता, सबके लिए ये विश्वसनीयता को सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो बात यहाँ बहुत जैसे बहुत बारीकी से यहाँ पर आप सब देखना है। ठीक, तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा, पहला और तीसरा सही हो जाएगा। आप सब यहाँ देख सकते हैं कि एसिड प्रॉपर्टीज़ किसी भी डेटा की, देखिए यहाँ लिखा किसी भी, है ना, डेटा ट्रांजेक्शन को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाता है, कोई भी डेटा रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, करें कि प्राइमरी की डेटाबेस की एक टेबल में प्रत्येक रिकॉर्ड को अद्वितीय मतलब यूनिक रूप से पहचानने के लिए उपयोग की जाती है। बात तो सही है। करें कि फॉरेन की एक टेबल में दूसरी टेबल की प्राइमरी की को संदर्भित करती, ये भी बात सही है। कैंडिडेट की वह की होती है जो डेटा को विशिष्ट रूप से पहचान सकती है, लेकिन प्राइमरी की नहीं होती है, तो यहाँ भी सही है ना, सब सही है। ठीक, तो ये आप सब यहाँ देख सकते हैं, सब वहाँ पर यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया गया है, इसे आप सब एकदम सही बताएंगे ना। करें कि सुपरवाइज लर्निंग में मशीन लेबल डेटा दिया जाता है जिससे वह पैटर्न सीखती है, बिल्कुल बात सही है। आप सबको ऊपर 2-2, 3-3 क्वेश्चन मिल गया है। अनसुपरवाइज लर्निंग में मशीन बिना लेबल डेटा के अंदर छिपे पैटर्न खोजती है, ये भी बात सही है। रेन्फोर्समेंट लर्निंग में मशीन को इन्वायरमेंट से प्रतिक्रिया मिलती है जिससे वह निर्णय लेता है, ये भी बात सही है, और सीखती है ना। और जाहिर सी बात है रेन्फोर्समेंट में किस पर बेस होता है, रिवार्ड पर, यहाँ भी सब सही है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अलग, है ना। तो अभी 2 क्वेश्चन और हैं, 25 क्वेश्चन है। कह रहा कि न्यूरल नेटवर्क का उपयोग डीप लर्निंग में किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूरल नेटवर्क। और आप सब अगर यूपी त्रिपक्षी का सिलेबस देखेंगे ना, तो सेम टू सेम सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सिलेबस का एक क्वेश्चन इसमें डालते हैं। ठीक और ओवरफिटिंग तब होता है जब मॉडल ट्रेनिंग डेटा को बहुत अधिक सीख लेता है लेकिन नए डेटा पर अच्छा प्रदर्शन नहीं करता, है ना। देखिए आप ओवरफिटिंग से आप ऐसे समझिए ना, आपको पिछले वीडियो में बताए हैं कि ओवर स्मार्ट जानते हैं ना, बोलते हैं ना ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन रहे हो, है ना। ओवर स्मार्ट का मतलब क्या होता है, उसको आता जाता कुछ नहीं, खाली भौकाल ही मतलब मारता है ना। तो ऐसे ओवर फिटिंग में मतलब डेटा को बहुत अधिक सीख लेता है लेकिन जब प्रदर्शन करने की पारी आती है ना तो नहीं कर पाता है ना। जैसे आप किसी को अगर बहुत स्मार्ट वो बहुत तेजू बनता है ना, लेकिन जब अभी एक भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो नहीं बता पाता है, तो वही है ओवर फिटिंग, आप ऐसे याद कर लीजिए। ग्रेडियंट डिसेंट एक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है जो मशीन लर्निंग मॉडल को बेहतर बनाने में मदद करती है, ये भी बात सही है। तो तीनों यहाँ पर सही है, तो ऑल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन डी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26,
कह रहा कि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो फिजिकल डॉक्यूमेंट को डिजिटल डेटा में बदलता है। ये तो सबको आएगा, 2 क्वेश्चन लास्ट का, है ना, बिल्कुल बात सही है। और प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस होता है जो बड़े ग्राफिक्स और इंजीनियरिंग डिजाइन प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। आपसे जो बड़े बड़े बैनर देखते हैं ना प्रिंट, तो इसे से किया जाता है प्लॉटर से। OCR मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, एक ऐसी तकनीक है जो इमेज में लिखे टेक्स्ट को डिजिटल टेक्स्ट में बदल सकती है। बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ भी ऑल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए टच स्क्रीन, जैसे आपका मोबाइल लैपटॉप जो टच स्क्रीन होता है ना, तो इनपुट भी होता है और आउटपुट। तो टच स्क्रीन दोनों प्रकार के डिवाइस होते हैं। जॉयस्टिक को मुख्य रूप से गेमिंग और सिमुलेशन कंट्रोल के लिए उपयोग किया जाता है, भी बात सही है ना। जॉयस्टिक्स का प्रयोग किया जाता है गेमिंग में ज़्यादातर। और कह रहा है कि डॉटमेटिक प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जो छोटे पिन हेड्स की मदद से प्रिंट करता है, ये भी बात सही है। तो यहाँ भी कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो दोस्तों आप सब देख सकते हैं 27 क्वेश्चन आप सबका कवर होता है। आप सब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक, जिससे आप सबको आने वाले जो भी वीडियो होगा आराम से मिलता रहेगा। और आप सब प्ले लिस्ट में जाके देखिए ना, आप सब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी जीके हो, कंप्यूटर हो, बीपीओ का क्लास है ना, सब प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप सब वहाँ से पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी सबसे अलग कर सकते हैं ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।